हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल एक्सलेरेट फिजिक्स बाय हारिस सर। आ जाइए बच्चों और फटाफट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 12 यूनिट एंड मेजरमेंट का। और होप सो कि आपको जितने भी प्रीवियस मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ा दिए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो दिखते तो बहुत छोटे हैं लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। कहते नहीं है जो छोटी चीजें होती हैं वो इंपॉर्टेंट बहुत होती हैं, भले ही उसका इंपॉर्टेंस समझ में बाद में आता है। तो उसी छोटी चीज को हम आपको डिस्कस करके बताएंगे, डिस्कस करेंगे उसी पे कि वो छोटी चीज क्या है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी तक डायमेंशन पढ़ लिया और आपने ये पढ़ लिया कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। और इसी सीरीज में जब आपने डायमेंशन पढ़ लिया है तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस आपसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी को चार कैटेगरी में और डिवाइड किया जाता है। तो अभी तक आप सोचेंगे कि सर फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में तो डिवाइड किया जा सकता था, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, फिर हमने इसको क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिपेंडेंसी। अब हम फिर से फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब ये एक नई चीज क्या है, बुक में आपको नहीं मिलेगा, बुक में आपको नहीं मिलेगा, कोई टीचर भी आपको नहीं पढ़ाएगा। तो अभी तक जो आपने पढ़ा था, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी तो उसे हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और स्केलर क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास ना तो ये वेक्टर होती हैं और ना ही स्केलर होती हैं, मतलब इनके पास अपना मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। इन्हें टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, आपने पढ़ा था। और वेक्टर को तो हम बाद में डिस्क्राइब वेक्टर को तो हम लोग बाद में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जब वेक्टर का चैप्टर आएगा। उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया था या कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। और आपने बताया था सर फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह की होती है, हम इनको तीन पार्ट में और क्लासिफाइड करते हैं, जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आपने अच्छी तरीके से इसको पढ़ा था, मैंने आपको समझाया भी था। तो अब बात आती है कि जब आपने डायमेंशन पढ़ लिया, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ लिया और एप्लीकेशन पढ़ लिया, तो क्यों ना हम फिर से तुम्हें एक बात बताएं बच्चों कि इस फिजिकल क्वांटिटी को हम फोर पार्ट में और कैटेगराइज करते हैं। अब ये फोर टाइप्स कौन कौन से हैं जरा समझिएगा। तो अब हम ये करने वाले हैं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी on the basis of dimensional analysis। वाह भाई, ये कोई नई चीज लग रही है और ये बुक में आपको मिलेगी भी नहीं और टीचर पढ़ाते भी नहीं है। छोटी चीज है लेकिन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसी क्रम में सबसे पहले आपका होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट। अब बात आती है सर ये है क्या? परेशान मत होइए, सब बताएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड होता है डायमेंशनल वेरिएबल। क्या होता है बच्चे? डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है। थर्ड आपका होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। थर्ड क्या होता है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। थर्ड आपका होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है। और फोर्थ आपका होता है डायमेंशनल या डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो अब हो सकता हो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक तो आपकी होती है डायमेंशनल कांस्टेंट, दूसरा होता है डायमेंशनल वेरिएबल,
थर्ड होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट और चौथा होता है डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब कौन कौन से पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, हम इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जो डायमेंशनल कांस्टेंट होती हैं, और कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो डायमेंशनल वेरिएबल्स होती हैं। फिर डायमेंशन लेस कांस्टेंट बताएंगे, फिर डायमेंशन लेस वेरिएबल बताएंगे। तो एक एक हम लोग अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, आप आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, मैं आपको पूरा वादा करता हूं। नाम से समझ में आ रहा है डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायमेंशन है। डायमेंशनल, डायमेंशनल मतलब डायमेंशन है, तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट तो है बट डायमेंशन है, तो आप क्या लिखेंगे, a physical quantity which is constant but possess dimension। अब बात आती है कि सर ऐसी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है क्या जो कांस्टेंट हो और जिसकी डायमेंशन भी हो? हाँ बच्चे, होती है। फटाफट से तुम बताना स्टार्ट करो। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहले आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये कहां से आता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है। ये एक कांस्टेंट है जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं बच्चे, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। क्योंकि पहली बात तो ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो आप फिजिकल क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट, या ऐसा बोल सकते हैं आप फिजिकल क्वांटिटी whose value is constant, a physical quantity whose value is constant, physical quantity whose value is constant, जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, possess डायमेंशन, जिसके पास डायमेंशन भी होती है। वैल्यू कांस्टेंट है, डायमेंशन भी है। अब बात आती है सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हाँ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब बात आती है इसकी वैल्यू क्या होती है, फटाफट से बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये देखो बच्चों, ये है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, बिल्कुल कांस्टेंट होती है। दुनिया में कहीं भी चले जाओगे इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, कहीं नहीं चेंज होगी। वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन है, तो इसे क्या बोलेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब जैसे कि आपका पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओगे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होने वाली। और इसकी डायमेंशन क्या है, m-1 L3 T-2। इसी तरह से बच्चे देखो, देखो हम पहले से हमने इसलिए लिख लिया ताकि ये लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने पहले से लिख लिया है, ठीक है। दूसरा है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, और ये होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। इसकी डायमेंशन होती है ml2 T-2 θ-1। थीटा किसकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है टेंपरेचर का। इसी तरह से बच्चे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम केबी से डिनोट करते हैं। ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 10⁻23 जूल पर केल्विन, और इसकी डायमेंशन होती है ml2 T-2 θ-1। देख रहे हो बच्चे। इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होगी। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, LT-2। इसी तरह से देखो बच्चे स्टीफन्स कांस्टेंट, हम इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 5.67 10⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। डायमेंशन होती है ml0 T-3 थीटा की पावर -4। तो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओगे कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपसे यहां पे डिस्कस कर ली हैं। इसी तरीके से एक और होता है जिसको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। बताओ क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। अब बात आती है सर ये क्या होता है,
क्लास 12th में जब जाओगे ना तो आपको कूलम्स कांस्टेंट समझ में आएगा। इसको हम डिनोट करते हैं के से। किसे डिनोट करते हैं? के से। और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन चेंज होने वाली नहीं है। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है, बहुत ध्यान से समझिए। न्यूटन तो है फोर्स और एम है मीटर। कूलम की डायमेंशन होती है आई टी, नहीं ए टी। कितनी होती है? ए इंटू टी। याद रखिएगा, ए होता है एम्पियर। करंट की डायमेंशनल फॉर्मूला ए और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी। तो कूलम मतलब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए टी। समझ में आ गया? अब हमें ए टी को लेकर चलना है और हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, मैं इसको बना लेता हूं, ml3 टी की पावर -4 टी की पावर -4 और ये ए की पावर हो जाएगा -2। अब आप कहीं से भी इसको ढूंढ लीजिएगा, कूलम कांस्टेंट की यही डायमेंशन होगा और इसकी वैल्यू कांस्टेंट किसमें होगी? वैक्यूम में। याद रखिएगा, किसमें होगी? वैक्यूम में। तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू वैक्यूम में कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज होने वाली नहीं है। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml3 t -4 a -2। यहां पे a किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट का। और थीटा किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? टेम्परेचर का। तो ये सारी वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं जो कांस्टेंट हैं और जिनकी डायमेंशन होती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इसलिए हम इनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। बच्चे क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टॉर्जनल कांस्टेंट। खैर उसको मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। एक और होता है जिसे बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। अब ये नई नई चीज कहां से आ रही है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो आपने पहले ही चैप्टर पढ़ रहे हो और ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने आएंगी, क्लास 11th में आएंगी, 12th में आएंगी, सब आएंगी। और एक एक करके आप सबके बारे में पढ़ोगे और बहुत ही वेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि कौन कौन सी फिजिकल पैरामीटर की अपनी क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप पहला नोट कर लीजिए, डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है थ्रू आउट, हुज वैल्यू इज कांस्टेंट थ्रू आउट। यहां पे लिख देना थ्रू आउट, बट पजेस डायमेंशन। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? डायमेंशन होता है। तो उसको ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट। समझ में आ गया? इजी है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया बात। अब इसको कॉपी करिए फटाफट से। अब हम आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल अभी आप खुद अपने अपने हाथों से लिखोगे कि कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिन्हें हम डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। बने रहिए बच्चे। तो अब हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन क्या डिस्कस करेंगे? डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल। अब आप एक बात बताइए बहुत ध्यान से, डायमेंशनल, डायमेंशनल मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन है। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो आप सोच के बताइए कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और जिसके पास डायमेंशन भी है, जिसकी अपनी खुद की डायमेंशन भी है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि एरिया। अब देखो, स्क्वायर का एरिया अलग होता है, ट्रायंगल का एरिया अलग होता है, रेक्टेंगल का एरिया अलग होता है, ट्रेपेजियम का एरिया अलग होता है, किसी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया अलग होता है, सॉलिड सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अलग होता है। इसका मतलब एरिया एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, वेरी करती है, शेप टू शेप वेरी करती है, लेकिन उसकी डायमेंशन भी होती है। एरिया की डायमेंशन क्या होती है? L2। इसी तरह से वॉल्यूम, देखो हर एक शेप का वॉल्यूम अलग होता है। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम अलग होता है, स्फीयर का वॉल्यूम अलग होता है, कोन का वॉल्यूम अलग होता है, वॉल्यूम की डायमेंशन भी तो होती है कि नहीं? बात समझ आ रही? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है बट डायमेंशन होती है, डायमेंशन होता है। तो बहुत से फिजिकल पैरामीटर है, आपने कितने ढेर सारे फिजिकल पैरामीटर पढ़ा है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए स्पीड, फोर्स, एक्सलेरेशन, प्रेशर, टेंशन। तो दुनिया भर के जितने भी ये फिजिकल क्वांटिटी है ये सब किस में आ जाएंगी? डायमेंशनल वेरिएबल में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी बच्चे? डायमेंशनल वेरिएबल में। तो क्या होती है डायमेंशनल वेरिएबल? तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अ फिजिकल क्वांटिटी
a physical quantity whose values are variable, whose values are variable मतलब चेंज होती रहती हैं, but possess डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन होती है बच्चे, बट possess डायमेंशन, जो अपने पास डायमेंशन रखता है। अब बात आती है सर एग्जाम्पल क्या है, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि एरिया हो गया, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए और क्या हो सकता है, अरे एक्स रिलेशन हो गया, बोलो है कि नहीं, फोर्स हो गई, प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, वर्क हो गया, समझ में आ रहा है क्या। तो जितने भी आगे लिख दो ईटीसी मतलब एटसेट्रा, बहुत ढेर सारे हैं, अभी तुम लिखना स्टार्ट करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो जितने भी फिजिकल पैरामीटर अभी तक आपने पढ़े हैं वो सारे फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं, वो होते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी और चेंज होती रहती है। और डायमेंशन होता है जैसे डेंसिटी, देखो देखो जैसे डेंसिटी, हर एक लिक्विड की डेंसिटी अलग होती है कि नहीं होती है, हर एक लिक्विड डेंसिटी अलग होती है। जैसे वाटर है, अब वाटर में वाटर की भी डेंसिटी अलग अलग तरह की होती है भाई, प्योर वाटर की डेंसिटी अलग है और इम्प्योर वाटर की डेंसिटी अलग है, डिस्टिल वाटर की डेंसिटी अलग है, बोलो है कि नहीं। तो भाई वाटर के केस में भी डेंसिटी अलग अलग होती रहती है, और अगर डेंसिटी वेरिएबल है लेकिन डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता भी है, तो डेंसिटी भी इसका एक एग्जांपल हो गया। तो यहां पे लिख सकते हो डेंसिटी को हम और क्या बोलते हैं, डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज डायमेंशनल वेरिएबल। तो बहुत ढेर सारे फिजिकल पैरामीटर हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और जिसकी डायमेंशन भी होती है, आपने पढ़ चुके हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि तो व्हाट आर द डायमेंशनल वेरिएबल्स हुज वैल्यूज आर वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती है, और बट पजेस डायमेंशन, जिसकी खुद की डायमेंशन भी होती है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है। अब हम थर्ड तरह की कैटेगरी पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट तो है डायमेंशन भी नहीं है। डायमेंशनलेस मतलब नो डायमेंशन, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है और डायमेंशन भी नहीं है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन भी नहीं है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो बहुत ढेर सारी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है और डायमेंशन भी नहीं है। चलिए डिस्कस करके देखते हैं, समझते हैं क्या होती हैं। तो अब हम थर्ड कैटेगरी पढ़ने वाले हैं और इस थर्ड कैटेगरी का नाम है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब बात आती है कि सर ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। और डायमेंशनलेस मतलब जिसके पास डायमेंशन भी नहीं है। तो लिख लो फटाफट से, अ फिजिकल क्वांटिटी whose वैल्यू इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, बट didn't possess एनी डायमेंशन, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। तो अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती थी और जिसके पास कोई डायमेंशन भी नहीं होती। सोच के देखो, मैं बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, ऑल प्योर नंबर 1 2 3 4, देखो 1 तो 1 है, कांस्टेंट है और कोई डायमेंशन भी नहीं है। तो 2 3 4 5 ऑल नेचुरल नंबर, या कह सकते हैं ऑल प्योर नंबर। तो आप बोल सकते हैं ऑल प्योर नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ईटीसी एटसेट्रा, बहुत ढेर सारे जितने भी प्योर नंबर है सब कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। पता ही आप, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है भाई, 1 तो कांस्टेंट है ना, 1 थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, 1 तो कांस्टेंट है। और इसकी डायमेंशनलेस भी होती, कोई डायमेंशन भी नहीं होती। और बताओ क्या होता है, मैथमेटिकल कांस्टेंट। अब ये मैथमेटिकल कांस्टेंट क्या है भाई, मैथमेटिकल कांस्टेंट को बोल, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पाई। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो होती है कांस्टेंट और डायमेंशन में नहीं होता। देखो पाई की कोई डायमेंशन होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो डायमेंशनलेस है।
जिसकी डायमेंशन भी नहीं होती, कांस्टेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलेंगे। और बताओ क्या होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल, जैसे एक्सपोनेंशियल, मैं लिख देता हूं, सारी वैल्यूज में लिख देता हूं, क्योंकि सारी वैल्यूज लिखने में काफी समय लगेगा, तो मैं वैल्यूज लिख देता हूं, ठीक है। देखिए ये है ऑल प्योर नंबर, तो आपको बता दिया मैंने। मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे एक्सपोनेंशियल, बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ेंगे तो इसमें एक्सपोनेंशियल आएगा, ई, इसे ई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2.718 कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होगी, कहीं भी चले जाओ। इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। देखो अच्छी बात यह है कि इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। और ये क्या है, लॉगरिथम, लॉगरिथम की किसी भी वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। लॉग 10 बेस ई, लॉग 10 बेस ई की वैल्यू होती है 1, कांस्टेंट, बेटा कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होगी, और इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की, लॉगरिथम की, एक्सपोनेंशियल की, पाई की, और ये तुम्हारे नेचुरल नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और इनकी वैल्यूज भी तो क्या होती है, कांस्टेंट। देखो log 10 बेस ई की वैल्यू कितनी है, 1, कांस्टेंट। तो ये सारे ऐसे फिजिकल पैरामीटर हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है, बट दे डिडंट पजेस एनी डायमेंशन फॉर्मूला, जिनके पास कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम इस फिजिकल पैरामीटर को किस कैटेगरी में डालेंगे। हम इसको डालेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट की कैटेगरी में। होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी बेटे। अब देखिए बच्चों, फोर्थ कैटेगरी है डायमेंशन लेस वेरिएबल। समझ में तो आ गया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। तो आप क्या लिखेंगे, अ फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू इज वेरिएबल बट डू नॉट have any dimensional formula, do not have any dimensional formula, इसकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। अब बात आता है सर एग्जाम्पल दो, बिना एग्जाम्पल दिए तो समझ में आता नहीं है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा एंगल, एंगल देखा है क्या, एंगल समझ में आया क्या, एंगल अलग अलग होता है भाई, 30 डिग्री भी होता है, 45 डिग्री भी होता है, 60 भी होता है, 90 भी होता है, 120 डिग्री भी होता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, सब होता है। तो एंगल की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होती। एंगल हैज नो डायमेंशन, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। सर और बताओ, स्ट्रेन, जैसे कि स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन बेटा होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। अब सोचो, स्ट्रेन, हर एक मटेरियल का स्ट्रेन अलग अलग होगा, हर एक मटेरियल का, एक एल्यूमिनियम की रॉड का स्ट्रेन अलग होगा, एक लोहे की रॉड का स्ट्रेन अलग होगा, एक कॉपर की रॉड का स्ट्रेन अलग होगा, तो एक ब्रास की रॉड का स्ट्रेन अलग होगा। तो हर एक मटेरियल का स्ट्रेन, स्ट्रेन देखो अलग अलग होता है। इसका मतलब स्ट्रेन की वैल्यू वेरिएबल होती है, कोई डायमेंशन नहीं होता। पूछो कैसी डायमेंशन होगी बेटा, लेंथ ऊपर भी है, लेंथ नीचे भी है, लेंथ लेंथ कट गया, डायमेंशनलेस। इसका मतलब स्ट्रेन भी क्या है, डायमेंशनलेस है। बोलो समझ में आया क्या। अच्छा तीसरा बताओ सर, तीसरा सब बताओ। अच्छा तीसरा बताएं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चे, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। अब बात करोगे सर ये क्यों नहीं है, बच्चे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना वेरिएबल होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है दो सरफेस के कांटेक्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक पेन है और मेरा हाथ है, इस पेन का सरफेस और मेरे हाथ के सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, कुछ होगा, सपोज ए मान लो। अब हमने पेन हटा दिया और ये हम लिया है डस्टर। अब इस डस्टर का सरफेस और मेरे हाथ का सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो गया। इसी तरह से हम कोई और बॉडी ले आए तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस बिटवीन कॉन्टैक्ट, सरफेस बिटवीन कॉन्टैक्ट, दो कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, दो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चे, वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये सरफेस टू सरफेस डिपेंड करती है। तो सर इसकी डायमेंशनलेस क्यों होती है, ये डायमेंशनलेस क्यों होता है। तो बच्चे फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है tan थीटा s। क्या होता है, tan थीटा s। अब बताओ म्यू बराबर होता है tan थीटा s, और tan क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती,
जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होगी तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया सर। और बताओ, अभी समझ में नहीं आया? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लो, और छोड़ो रिलेटिव डेंसिटी देख लो, रिलेटिव डेंसिटी देख लो बच्चे। अब कहोगे सर ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है? बच्चे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को कैरोसिन में डाल दिया, तो व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैरोसिन। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने कैरोसिन में डाला, तो उस ऑब्जेक्ट की हमने रिलेटिव डेंसिटी निकालनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कैरोसिन, तो वो कुछ और आएगी। उसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डाल देंगे और आपसे कहेंगे व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो चेंज हो जाएगी। तो जिस ऑब्जेक्ट को आप जिस लिक्विड में डालोगी उसकी रिलेटिव डेंसिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होती है? वेरिएबल होती है। क्या होती है बच्चे? वेरिएबल होती है। अब जब रिलेटिव डेंसिटी वेरिएबल होगी तो ये डायमेंशनलेस भी तो होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोलो, या ऐसा बोल दो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, कट गया, इसका मतलब डायमेंशनलेस। हो सकता हो अभी आपको ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तो आप सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही चल रहे हैं ना, और फर्स्ट चैप्टर में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस होती है बच्चे। अब ये क्या होती है, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे समझते हैं, इसका डेप्थ एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे फ्लोटेशन। इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, या फिर कह सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो आपका शायद 7th या 8th चैप्टर है क्लास 11th का, तो जब हम वो पढ़ेंगे उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो देखो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, कट गया, इसका मतलब नो डायमेंशन। तो बच्चे ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है? वेरिएबल होती है। जिस लिक्विड में डालोगे उस लिक्विड में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बहुत आसान है, समझ में आ गया? बताओ क्लियर है ना, इजी है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्लियर? अब बात आती है सर और बताओ, और समझ में नहीं आया? और कोई एग्जांपल होता है? हाँ होता है, जैसे 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 कि रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। अभी क्या होता है सर? परेशान मत हो, सब बताएंगे। रिलेटिव परमेबिलिटी हो गया, ये भी क्या है? ये भी डायमेंशनलेस है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। रिलेटिव परमेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, देखो यहां पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से डिनोट कर दिया है, तो हम रिलेटिव परमेबिलिटी को यहां पे हम डिनोट करेंगे म्यू आर से। किसे डिनोट करेंगे? म्यू आर से। ये रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब होता है, परमेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी मीडियम की परमेबिलिटी का मतलब ये होता है, पहली बात समझो बच्चे कि परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। ये मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है जिस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मीडियम में परमेबिलिटी होगी। याद रखो बस, जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ना, जिस मीडियम में लाइट रेज ट्रेवल करती है उस मीडियम को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बोलते हैं। उसी तरह से क्या होता है? परमेबिलिटी होती है, जिस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है ना उस मीडियम की परमेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। जिस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है ना उस मीडियम की परमेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। इसी तरह से एक और टर्म आता है परमिटिविटी। क्या आता है बच्चे? परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, है कि नहीं? इसे ई आर से डिनोट करते हैं। अब आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप ये मैंने एक्स्ट्रा ही लिखवाया है आपको, ये आपकी क्लास 12th का टॉपिक है। बट आप इस बात का ध्यान रखो कि एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, है ना, tan थीटा एस हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, रिलेटिव डेंसिटी हो गई। अच्छा इसके अलावा एक और होता है मैक नंबर। क्या होता है बच्चे? मैक नंबर। अब बात आती है सर ये मैक नंबर कौन सी नई चीज है? मैक नंबर बेटा एक नई चीज है। एक्चुअली क्या होता है कि मैक नंबर से हम पता लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा है या साउंड की स्पीड से कम है। हम उसी के अकॉर्डिंग बता पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है या इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है या हाइपरसोनिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैक नंबर से हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना।
तो मैक नंबर भी क्या होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा, लेकिन ये डायमेंशनलेस भी होता है। बात करते हैं डायमेंशनलेस कैसे होगा, क्योंकि मैक नंबर का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को साउंड की स्पीड से हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं मैक नंबर। और मैक नंबर से हम ये पता लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, कौन सी है। ठीक है बच्चे, इसके अलावा एक और होता है, आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये तो जाना पहचाना लग रहा होगा आपको। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर मीडियम का देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से। हालांकि किसी किसी बुक में म्यू से भी डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में अलग अलग टर्म से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं एन से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है। हम जिस मीडियम में लाइट की, देखो पहली बात तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, परमिटिविटी हो गया, परमिबिलिटी हो गया, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है ना, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होती है। ये ध्यान रखना, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है ना, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होती है। समझ में आ गया। इसी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी भी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी ना बच्चे, उस मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से जिस मीडियम की रिलेटिव परमिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ना, उस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो, चाहे ऑप्टिकल डेंसिटी की इंटेंसिटी हो, ये डिपेंड करती है इनकी मीडियम की प्रॉपर्टी पे, है ना। तो ये सारे पैरामीटर ऐसे पैरामीटर होते हैं जो डायमेंशनलेस वेरिएबल होते हैं। इनकी वैल्यू भी वेरिएबल होती है, और लेकिन इनके पास कोई डायमेंशन प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। हालांकि आप क्लास 11th में हैं, मुझे पता है, और आप मुझे ये भी पता है कि आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा। एक तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी समझ में नहीं आई, दूसरी रिलेटिव परमिबिलिटी समझ में नहीं आई, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इन सारे पैरामीटर्स को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पे इतना समझना है कि आप कैसे क्लासिफाइड कर पाते हो फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। आपको पढ़ना तो सब कुछ है, क्योंकि आप क्लास 11th में हो, फिर आप क्लास 12th में जाओगे, और हर एक टॉपिक से आप वाकिफ होगे, रूबरू होगे बहुत जल्दी। तो तभी आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, परमिटिविटी क्या होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इन सब के बारे में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पता चलेगा जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे। और ट्रस्ट मी बच्चे, एक एक टॉपिक को मैं इतनी बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल इतनी चीज कॉपी करिए। चार तरह की मैंने आपको फिजिकल पैरामीटर बताए ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पहले बताया डायमेंशनल कांस्टेंट, फिर बताया डायमेंशनल वेरिएबल, फिर बताया डायमेंशन लेस कांस्टेंट, फिर बताया डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो इन सब को आप कॉपी करिए, और उसके बाद अब हम चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो दिखने में तो बहुत ही छोटे लगते हैं लेकिन है बहुत धांसू और बहुत ही जबरदस्त। बने रहिए बच्चे। अब बेटे यहां पे देखिए क्या लिखा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। क्या समझे नहीं सर, क्या ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है? यस, होता है। बहुत से हमारे क्लास 11th या 12th की फिजिक्स में हमारे कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी यूनिट्स तो हैं बट डायमेंशन नहीं है। बच्चे ध्यान से और बहुत आराम से बात करिएगा, ठीक है ना। जिस फिजिकल पैरामीटर की यूनिट नहीं होती, बहुत ध्यान सुनना, जिस फिजिकल पैरामीटर की यूनिट नहीं होती उसकी डायमेंशन नहीं होती। नोट माय पॉइंट, नोट करिए मेरा पॉइंट। जिस फिजिकल पैरामीटर की यूनिट नहीं होती उसकी डायमेंशन भी नहीं होती, उसकी डायमेंशन भी नहीं होती। मैं आपको बहुत ढेर सारे एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए कि ऐसा फिजिकल पैरामीटर जिसकी यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है।
सर कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर हैं जिसकी यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है? देखो बच्चे, पहला आपका आता है प्लेन एंगल। क्या आता है बच्चे? प्लेन एंगल। अब सुनो, एंगल सर, एंगल, हाँ एंगल, एंगल को मैंने बताया था ना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, कुछ याद आ रहा है क्या? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दोनों की यूनिट्स होती हैं, दोनों की यूनिट्स होती हैं। अब कहेंगे सर क्या यूनिट होती है? रेडियन। प्लेन एंगल की क्या होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल क्या होती है? स्टेरेडियन। बोलो बच्चे, होती है कि नहीं? तो देखो, दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी यूनिट्स तो हैं बट नो डायमेंशन, इनकी डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। वाह भाई वाह, मजा आ गया, कितना बढ़िया और कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो पूछा जाता है राइट टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट बट नो डायमेंशन, तो आप क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। सर एक एग्जांपल से समझ में नहीं आया, जरा एक दो एग्जांपल और बताओ। चलो जी, एक दो एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि जूल कांस्टेंट, जैसे कि जूल कांस्टेंट, जूल कांस्टेंट। अब बात आती है सर, जूल कांस्टेंट को हम जे से डिनोट करते हैं बच्चे। ये जूल कांस्टेंट एक फिजिकल पैरामीटर है जिसकी यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होती। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कैलोरी। क्या होती है बच्चे? कैलोरी होती है, जिसको हम CAL से डिनोट करते हैं। कैलोरी इसकी यूनिट होती है बट कोई डायमेंशन नहीं होती बच्चे, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। बताओ, बोलो, कितना आसान है, समझ में आया क्या? क्लियर हो रही है? तो देखो, तुम्हारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, और दूसरी है जूल कांस्टेंट जिसकी यूनिट्स होती हैं बट इनकी डायमेंशन नहीं होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है क्या बोला जा रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, और भी देखिए, जैसे एक और एग्जांपल है। अब बात आती है सर क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई नई चीज तो नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी हम थीटा से डिनोट करते हैं और इसकी भी यूनिट क्या होती है? डिग्री या रेडियन। डिग्री या रेडियन, इसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री और रेडियन। इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती, नो डायमेंशन। तो हालांकि देखा जाए तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं है, ये एंगल ही है। तो आप इसको ना भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन आपको दो तो अच्छी तरीके से याद रखना है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और जूल कांस्टेंट। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनकी यूनिट्स तो होती है बट डायमेंशन बिल्कुल नहीं होती। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इजी है, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। कॉपी करिए फटाफट से बच्चे। अब बात आती है सर, और क्या नई बात बताने वाले हो? बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना। अब ये जो जितने भी पॉइंट आपको मैं लिखवा रहा हूं ना, आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चे। कुछ हमारे पास ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनकी ना तो यूनिट होती है और ना ही डायमेंशन होती है। एक बात ध्यान ध्यान रखना कि अगर किसी फिजिकल पैरामीटर की डायमेंशन नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी यूनिट ना हो, इसकी यूनिट होगी। बात को मेरे समझना बच्चे, अगर कोई फिजिकल पैरामीटर डायमेंशनलेस है तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिटलेस भी हो, लेकिन अगर कोई फिजिकल पैरामीटर यूनिटलेस है तो डेफिनेटली इट विल बी अ डायमेंशनलेस। तो नोट माय पॉइंट, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनल या डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, देन नो नीड या not necessary, not necessary that will be unitless, will be unitless। नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो यूनिटलेस भी हो। बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं अगर वो डायमेंशनलेस है तो और इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिटलेस हो। बट बड़ा सा बना दीजिए, बट अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूनिटलेस, जिसके पास कोई यूनिट नहीं है, डेफिनेटली डेफिनेटली इट विल बी डायमेंशनलेस ऑल्सो, डायमेंशनलेस ऑल्सो। ये एक बढ़िया बात है और ये ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर कोई फिजिकल पैरामीटर यूनिटलेस है तो ये जरूरी नहीं है कि डायमेंशनलेस है। भाई जैसे एग्जाम्पल तो मैंने बताया ना, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल,
जूल कांस्टेंट, इन सब की ये डायमेंशनलेस है तो यूनिटलेस है? नहीं, इनकी यूनिट होती थी ना, प्लेन एंगल की क्या होती थी? रेडियन, सॉलिड एंगल की स्ट्रेट रेडियन, लेकिन यूनिट नहीं, लेकिन डायमेंशन नहीं होती थी। तो मैंने भी बताया कि ऐसे फिजिकल पैरामीटर हैं जिनकी डायमेंशनलेस, जिसकी डायमेंशन डायमेंशनलेस होती है लेकिन यूनिटलेस नहीं होते। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और जूल कांस्टेंट। अच्छा ये देखो, बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं विच इज यूनिटलेस, डेफिनेटली इट विल बी अ डायमेंशनलेस। नोट माय पॉइंट। अब बात करो सर एग्जाम्पल बताओ, समझ में नहीं आया? तो बच्चे बहुत से ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो यूनिटलेस होती है, जिनकी यूनिट नहीं होती, और जिनकी यूनिट नहीं होगी उनकी डायमेंशन नहीं होगी। ये तो 100% गारंटी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। पहला, स्ट्रेन। स्ट्रेन, ध्यान से, नो यूनिट, नो डायमेंशन। और बताइए सर, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बताओ सर, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। और बताओ सर, इतने में समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चे, और बताते हैं। जैसे और हाँ, और भी है, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, जैसे मैक नंबर, जैसे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है कि ये सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी ना तो यूनिट होती है और ना ही डायमेंशन होती है। तो चाहे स्ट्रेन पकड़ लो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैक नंबर, प्रोबेबिलिटी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशन भी नहीं होती और यूनिट्स भी नहीं होती। तो होप सो कि मैंने यहां तक अभी तक जो लिखवाया है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट। एक और होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक और होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपसे कोई पूछ सकता है, आपके टीचर, बच्चे खड़े हो, बताओ फटाफट से, टेल मी द 5 फिजिकल क्वांटिटी हुज नीदर दे हैव यूनिट नॉर दे हैव डायमेंशन। ना तो इनकी यूनिट होती है ना तो इनकी डायमेंशन होती है। तो आप क्या बताना? स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, मैक नंबर, प्रोबेबिलिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बता देना, तुम्हारा टीचर खुश हो जाएगा बच्चे। तो ये सारी चीज को आप नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट को आप जरूर से नोट करिएगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनलेस, नॉट नेसेसरी दैट विल बी यूनिटलेस। आप पूछोगे सर एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल मैंने अभी लिखवाया था, एंगल, जूल कांस्टेंट, जूल कांस्टेंट, ठीक है, 2 एग्जाम्पल बता देना, बहुत है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी चाहिए और नोट करनी पड़ेगी भी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सारी चीजें। अब देखिए, अभी अभी मुझे एक चीज और याद आई, प्लांक कांस्टेंट। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, इस प्लांक कांस्टेंट को, जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं, इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? क्या इसको डायमेंशनल कांस्टेंट में डालेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल में डालेंगे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट में डालेंगे, डायमेंशन लेस वेरिएबल में डालेंगे? ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे बताइए कि प्लांक कांस्टेंट को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, और इस पॉइंट को आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं बच्चे एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, कि हमारे फिजिक्स में 2 से ज्यादा ऐसे फिजिकल पैरामीटर हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। यस, 2 से ज्यादा हमारे ऐसे फिजिकल पैरामीटर है जिनकी डायमेंशन सेम होती है, लेकिन वो फिजिकल पैरामीटर सेम नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मोमेंटम और इंपल्स। देखो, मोमेंटम एक अलग फिजिकल पैरामीटर है, इसकी एक अलग अपनी पहचान है, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक अलग इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस है। इंपल्स का एक अलग एग्जिस्टेंस है, वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं वो सारी डायमेंशन फॉर्मूला बताऊंगा, ये वो सारे फिजिकल पैरामीटर को बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फिजिकल पैरामीटर हैं जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन वो फिजिकल पैरामीटर सेम नहीं होते। बने रहिए बच्चे। अब देखिए बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ है।
फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो, नहीं, अलग अलग हो सकती हैं। तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला भी अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो अभी तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि दो या दो से ज्यादा कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, जैसे कि पावर और ल्यूमिनस फ्लक्स। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। पावर का एग्जिस्टेंस अलग है, ल्यूमिनस फ्लक्स का एग्जिस्टेंस अलग है। देखो, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ml2t-3। समझ में आ रहा है? इसी तरह से वर्क डन, टॉर्क, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, या फिर रिडबर्ग, इसको बोलते हैं रिडबर्ग, RHC को बोलते हैं रिडबर्ग। ये सारे फिजिकल पैरामीटर अलग अलग हैं, सबका अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस है, लेकिन देखो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, लेकिन वो फिजिकल पैरामीटर सेम नहीं है, अलग अलग होगी, सबका एग्जिस्टेंस अलग अलग होगा। इसी तरह से जैसे सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। देखो, सरफेस टेंशन एक अलग फिनोमिना है, सरफेस एनर्जी एक अलग फिनोमिना है, लेकिन इनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, mlt-2। इसी तरह से बेटा देखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, रेसिस्टेंस अपॉन इंडक्टेंस, या 1/रेसिस्टेंस 1/कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टेंस, या 1/अंडर रूट के अंदर इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस, या डिके कांस्टेंट। ये सारे फिजिकल पैरामीटर अलग अलग हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, m0L0t⁻⁻1, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कई तरह की इलास्टिसिटी होती है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, उसके बाद आपकी आती है शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो अलग अलग तरह की जो इलास्टिसिटी होती है, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन अलग अलग तरह की इलास्टिसिटी भी अलग अलग होती है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो देखो, स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, एनर्जी डेंसिटी हो गई, या एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। इसी तरह से बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये बी स्क्वायर को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी। तो ये सारे फिजिकल पैरामीटर अलग अलग हैं, सबके अपने अलग अलग एग्जिस्टेंस होते हैं, लेकिन इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ml-1t-2। याद रखने वाली चीज है। इसकी तरह से जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्ट्रेन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, एंगल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो गए, पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, रेनॉल्ड नंबर हो गया, मैक नंबर हो गया। ये सारे फिजिकल पैरामीटर अलग अलग हैं, सबका अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस है, लेकिन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? देखो, m0L0t0। इसका मतलब ये ऐसे फिजिकल पैरामीटर है जो डायमेंशनलेस हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस फिजिकल पैरामीटर। समझ में आ गया? लेकिन सारे फिजिकल पैरामीटर अलग अलग हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत से फिजिकल पैरामीटर हैं जिसके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, लेकिन वो फिजिकल पैरामीटर सेम नहीं होगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए पावर के डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है? ल्यूमिनस फ्लक्स। इसी तरह से वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा टॉर्क के, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, या रिडवर्क हो। तो इस तरह से आपने 6 आपने लिखा, अभी और हैं, बने रहिए, अभी और हैं, और भी फिजिकल पैरामीटर हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। बने रहिए बच्चे। ये देखिए बेटा, 7th पॉइंट, टाइम या L अपॉन आर। यहां पे L को बोलते हैं इंडक्टेंस, R को बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो इंडक्टेंस अपॉन रेसिस्टेंस का रेशियो भी, इसकी डायमेंशन भी टाइम के डायमेंशन के बराबर होती है। या फिर CR, C मतलब होता है कैपेसिटेंस, R का मतलब होता है रेसिस्टेंस, या अंडर रूट के अंदर LC, L का मतलब होता है इंडक्टेंस, C का मतलब होता है कैपेसिटेंस। तो ये सारे पैरामीटर्स, जो सारे पैरामीटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सब अलग अलग हैं, सबका अलग अलग एग्जिस्टेंस है। इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम ऑफ LR सर्किट। इसे क्या बोलते हैं?
इसे टाउ से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम। इसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, इसे टाउ से डिनोट करते हैं। इसी तरह से सी आर को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम ऑफ सी आर सर्किट, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम ऑफ सी आर सर्किट। ये सी आर सर्किट का रिलैक्सेशन टाइम है बच्चे, सी आर को बोलते हैं। इसी तरह से अंडर रूट एल सी हो, तो चाहे ये फिजिकल पैरामीटर हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, जो M0 L0 T होगा, M0 L0 T, बट अलग अलग है, सबके एग्जिस्टेंस अलग अलग है। रिलैक्सेशन टाइम ऑफ सीआर सर्किट अलग है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एलआर सर्किट अलग है, टाइम अलग है, एलआर अलग है। होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, ये तीनों फिजिकल पैरामीटर अलग अलग हैं, सबका अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस है, लेकिन इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। देखो Ml2T माइनस, है कि नहीं? इसी तरह से देखो, चाहे वेवलेंथ बोला जाए, चाहे रेडियस बोला जाए, डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस ऑफ ग्रेशन या लाइट ईयर, सबका फिजिकल पैरामीटर अलग अलग है, सबका अपना अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस है, सब अलग अलग है। लेकिन देखो इन सब की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, M0LT0। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये जो फिजिकल पैरामीटर है नहीं, अलग अलग होती हैं। इसी तरह से देखो बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बेटा याद रखना, ये 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, c बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम एप्सिलॉन नॉट को बोल, इसको इस एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू हमें पता है। इसी तरह से म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी भी वैल्यू पता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर रूट बाहर निकाल के हम ऊपर ले जाते हैं, तो हमें कितनी वैल्यू मिलती है? हमें मिलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वैल्यू मिलती है। तो ये वैल्यू कहां से निकली? यहीं से निकलती है, ठीक है ना? याद रखना। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट भी क्या है? स्पीड ही तो है। देखो c स्पीड ऑफ लाइट है। इसी तरह से अंडर रूट GM अपॉन आर, अंडर रूट GM अपॉन आर। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M क्या है? मास। R क्या है? रेडियस। M है मास ऑफ एनी प्लेनेट, R है रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। तो अंडर रूट GM अपॉन आर भी क्या है? स्पीड है। इसी तरह से E अपॉन बी, ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो की भी क्या बोलते हैं? स्पीड ही बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इन सब की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो M0LT-1 होगा, लेकिन इन सब का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। इसका एग्जिस्टेंस अलग है, इसका एग्जिस्टेंस अलग है, इसका अलग और इसका अलग एग्जिस्टेंस है। तो सब पैरामीटर का अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस है, लेकिन इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है। इसी तरह से थर्मल कैपेसिटी, एंट्रोपी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो इन सब का जो अपना एक अलग मुकाम है, इन सब का अपना अलग एक एग्जिस्टेंस भी है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब इन सब का अपना अलग एग्जिस्टेंस होता है ना, तो इन सब की वैल्यूज भी अलग अलग होती है। थर्मल कैपेसिटी का अपना अलग एग्जिस्टेंस है, एंट्रोपी अलग, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अलग, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अलग, लेकिन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। देखो इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, Ml2T-2 θ-1। तो बहुत से ऐसे फिजिकल पैरामीटर हैं जिनका एग्जिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम लोग R से डिनोट करते हैं और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग KB से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन होता है, याद रखिएगा। R बराबर होता है KB अपॉन NA। क्या होता है? R इज इक्वल टू KB अपॉन NA। इस NA को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। आपने एवोगाड्रोस नंबर पढ़ा होगा, 6.0022 × 10⁻23 समथिंग कुछ ऐसा पढ़ा होगा ना, वो वही नंबर है। तो गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर में एक रिलेशन होता है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। खैर, तो आपने ये चीजें अच्छी तरह से समझी कि बहुत ढेर सारे ऐसे फिजिकल पैरामीटर होते हैं
जिनका अपना अलग एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला, आपसे पहले ही बोला, छोटा है, जल्दी लोग एक्सेप्ट कर देते हैं, इवन टीचर्स भी एक्सेप्ट कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं, उसको पढ़ाते नहीं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये नीट में इसके 2 क्वेश्चंस आपके मिलते हैं, और आईटी जेईई मेंस में भी इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अभी आज के लेक्चर में मैंने आपको जितनी चीजें बताई है ना, ये छोटी दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसका अपना अलग एक महत्व है बच्चे, ठीक है। तो उसको आप एस्केप नहीं करिएगा, इसको आप नजरअंदाज नहीं करिएगा, इसको आप डेफिनेटली पढ़िएगा, समझिएगा। तो यहां तक मैंने आपसे जितना भी चीजों का डिस्कशन किया, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हमारा मुकम्मल तौर पे डायमेंशनल एनालिसिस खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, या डिस्कस करेंगे कल या परसों के लेक्चर में, सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिशन क्या होता है, और एरर क्या होता है, ठीक है। तो एरर तो मैं चलिए बाद में बता दूंगा, लेकिन मैं आपको 3 चीजें तो बताऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर को स्टार्ट करने से पहले। मैं आपको पहले बताऊंगा ये प्रिसिशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, राउंडिंग ऑफ हम कैसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसका यूज क्या है हमारे फिजिक्स में, हम इसको यूज कहां करते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक चैप्टर को, या ऐसा बोल सकते हैं एक एक टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इंजॉय करके हम लोग पढ़ रहे हैं। हो सकता हो बच्चे थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, मुझे पता है कि ये अक्टूबर का टाइम चल रहा है और अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी तो बनाना स्टार्ट किया है। तो मैं इस चीज का आपसे प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, मैं बहुत ही जल्दी, और ये मान के चलिए जनवरी तक, जैन तक, मैं आपका ये क्लास 11 का टॉपिक पूरा खत्म कर दूंगा। भले मुझे एक दिन में 2-2 वीडियो क्यों ना अपलोड करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। और मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे सारी चीजों को कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि जितनी चीजें मैंने आज एक्सप्लेन करी है, या जितनी चीजें मैंने प्रीवियस में एक्सप्लेन करी है, एक्सप्लेन किया होगा लोगों ने, नो डाउट, बट इतने डेप्थ में एक्सप्लेन अभी किसी ने नहीं किया होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात का। अब इसके बाद काफी चीजें हैं पढ़ने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर है, प्रिसिशन एक्यूरेसी है, राउंडिंग ऑफ है, एरर एनालिसिस है। एरर एनालिसिस के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका आएगा हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, या हाउ टू मेजर द लेंथ, हम लेंथ को मेजर कैसे करें, या 2 ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को मेजर कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड अलग होता है, इनडायरेक्ट मेथड अलग होता है। तो हम देखेंगे, लिस्ट बनाएंगे और आपको बताएंगे ढेर सारे मेथड हैं जो डायरेक्ट मेथड की कैटेगरी में आते हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे मेथड हैं जो इनडायरेक्ट मेथड की कैटेगरी में आते हैं, 2 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। बने रहिएगा बच्चों, आप लोग एंजॉय करिएगा सारे टॉपिक को, क्योंकि मैं जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं, अब ये बोर्ड के लेवल के पढ़ा रहा हूं, साथ ही साथ आईटी जेईई मेंस और आपकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, पूरा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। इसलिए जितनी भी चीजें मैंने आपको ये लिखवाई है ना, आपके बुक में सब कुछ एक साथ नहीं होगा, कुछ आधी चीजें होंगी, कुछ आधी चीजें नहीं होंगी। चलिए, तो यहां पे हम अपने आज के लेक्चर को ओवर करते हैं, खत्म करते हैं, और होप सो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप पढ़ाई करिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे कोई नहीं पढ़ा पाएगा, कोई जितना भी पढ़ाए तो वो नहीं पढ़ा पाएगा जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे। तो बच्चे पढ़ाई करिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने साथ। मुझे पता है फिजिक्स, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिक्स से फोबिया लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत आसान है। थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़िए, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। और देखिए, मेरे अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि मैं बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं करता, मैं बहुत ही सीरियस रहता हूँ, हंसी मजाक ज्यादा मैं करता नहीं हूँ। जब मुझे लगता है कि हंसने वाली चीज़ है, थोड़ा सा मैं भी मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन मैं हंसी मजाक ज़्यादा करता नहीं हूँ। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना टाइम अपने पास है, या जितना समय हमें मिलता है, उस छोटे से टाइम में हम अपनी टॉपिक को जितनी जल्दी कवर कर सकें और आपको समझा सकें। और अगर आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक को मैं डेफिनेटली फिर से पढ़ाऊंगा। मैं उस टॉपिक को 10 बार पढ़ाऊंगा, 10 बार पढ़ूंगा, लेकिन आपको समझा के रहूंगा। अगर आपको समझ में कोई टॉपिक नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आपको नंबर तो पता ही है, आप ग्रुप में ऐड हो, आप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको वो फिर से टॉपिक का एक वीडियो शूट करके मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड नाइट।